हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे 2018 में पूछे गए सभी लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आपके सामने ये कुछ 4 प्रश्न लिखे हैं, तो चलिए इनको करते हैं और सॉल्व करते हैं। आप सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वैसे तो मैंने सब कुछ करा दिया है, मैथमेटिक्स में कुछ बचा नहीं है, जैसा कि बहुविकल्पी, अति लघु, लघु सब कुछ करा दिया, फिर भी मैं आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र करवा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते और आपको जो पढ़ाया गया है वो इसी लेवल में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप सब चिंता ना करें। सबसे पहली बात तो आप सब अब बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाएं, बहुत ही शांत मन से अध्ययन करें। जितना भी समय है, आप समय को बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो बेहतर ये है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं ना। जो भी समय है उसका सही सदुपयोग करें, तो उससे कुछ बेहतर निकल सकता है निष्कर्ष। अगर आप घबराएंगे, परेशान होंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि जितना कुछ भी अब आपसे बन पड़ता है, ठंडे मन से ये मन में सोचिए कि अब हमें जो करना है, अब से जितना भी समय हमारे पास है उसमें ही बेस्ट करेंगे, तो आप उसको करिए। बस समय का सही प्रयोग करिए। इस वक्त आप बिल्कुल घबराने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल न डरें, बिल्कुल न घबराएं, अच्छे से एग्जाम लें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, देखिए नीचे बनाना था चित्र, मैंने साइड में बना दिया है। ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल है, क्योंकि ABCD सभी बिंदु कहाँ है, वृत्त की परिधि पर दिख रहे हैं। और यदि कोण ADC 140 हो, कोण ADC आप देख रहे हैं ADC यहाँ 140 है, तो आप BAC, कोण BAC कहां बनेगा, BAC देखिए B से चलिए, जैसा इसने बोला BAC, BA और ये लाइन जो जा रही है C, यानी सिर्फ इतना, ये वाला कोण आपको बताना है। आप इसको चाहे तो x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको समझिए x बताना। अब आप देखिए, सबसे पहली बात तो आप चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे B और D, तो B और D चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो कोण B और कोण D का योगफल 180 होगा। ये आपको मैंने बताया कि विपरीत कोण चक्रीय चतुर्भुज के उनका योगफल 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो आप देखेंगे B वाला कोण आपको नहीं मालूम है, लेकिन D वाला 140 मालूम है, तो यहाँ 140 रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि कोण B निकल आएगा। अब 140 उधर जाएगा तो 180 में माइनस हो जाएगा, भाई इधर प्लस में उधर माइनस, तो ये आपका 40 डिग्री कोण B आ गया। यहां का जो मान है ये वाला, ये आपका कितना आ गया, 40, क्योंकि आपको मालूम है इसका और इसका योगफल 180 होता है। अब देखिए हो भी रहा है 140 और 40, ठीक है, 180 ये निकल आया। अब आप देखिए ये जो त्रिभुज है ABC, जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, मैं अलग से बना देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए A यहां पर लिख लेते हैं, B यहां पर लिख लेते हैं, और C ऐसे गया ना। चलिए ये मान लेते हैं ABC ये त्रिभुज है, तो यहां पर देखिए आ चुका है 40, यहां पर आपने x, देखिए हमने x माना है। आपको ये वाला कोण, आपको यहां वाला कोण सोचना है। अब अगर देखिए त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक 40 पता, ये हमने x माना, इसी x को आपको बताना है। यहां वाला कोण, आप जरा एक चीज ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था एक नियम कि किसी भी वृत्त में जो व्यास होता है, ठीक है, व्यास क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा केंद्र से होकर के गुजरती है, ये व्यास है। व्यास अगर किसी भी वृत्त में कहीं भी कोण बनाए, ऊपर वाले अर्धवृत्त में देखिए ये नीचे वाला आधा वृत्त है अर्धवृत्त, ऊपर वाला आधा वृत्त है अर्धवृत्त, तो अगर यहां से देखिए जैसा कि इसने ऐसे यहां पर एक कोण बना रहा है, देखिए ये वाली लाइन अगर देखिए व्यास का ये सिरा, ये लाइन, और ये वाला सिरा, ये लाइन, देखिए ये बी बिंदु से यहां पर आकर के C पर मिल रहा है, और ये जो A बिंदु था ये किनारे, यानी पूरा व्यास यहां आकर के एक कोण बना रहा है, तो ये हमेशा 90 बनता है, ये नियम होता है। मतलब व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90। व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है। ये भी कभी अलग से एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। अब आप देखिए यहां 90, यहां x, तो आपने देखा ये 90 है, ये 90 क्यों होगा, क्योंकि व्यास द्वारा। तो आप यहां बोलेंगे त्रिभुज ABC में, अब आप काम करेंगे त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में केवल आप काम कर रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में कोण C आपका कितना हो जाएगा, 90। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि ये व्यास द्वारा बना कोण है, व्यास द्वारा बना कोण है, ठीक है, ये 90 हो गया। अब
तीनों त्रिभुज के जो कोण हैं ए बी और सी, इनका योगफल भी 180, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो देखिए कोण ए यहां पर x माना गया, यही बताना है। कोण बी आपने देखा 40 आ गया था। कोण सी, अब व्यास द्वारा बना कोण ये 90 हो ही गया, यहां 90 रख दीजिए बराबर 180। अब देखिए x प्लस 9 4 13 130 हो जाएगा, ये जुड़ करके बराबर 180। अब 130 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, इधर प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 130 जो कि आएगा घट करके कितना 50 डिग्री। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहां से 50 डिग्री क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, फटाफट क्वेश्चंस करते रहिए ताकि जितना कम समय लगे उतना ही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु जो है वो दी गई है। जैसे 12 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, 13 वर्ष के 5 शिक्षार्थी हैं, 14 वर्ष के 4, ऐसे ये आयु दी गई, इनकी मध्यिका ज्ञात करनी। ठीक है, तो मध्यिका के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी तरफ से एक टेबल बनानी होती है। ठीक है, जब भी मध्यिका आपको निकालना होगा अपनी तरफ से आपको एक ये और एक ये और एक ये, 3 लाइनें आपको, 2 कॉलम यहां दिए होते हैं क्वेश्चन में, आपको 3 बनाने हैं, जिसमें से आपको सबसे पहला यहां पर आयु है वर्षों में, ये शिक्षार्थी दिए गए हैं इनको लिख देंगे, और यहां पर आपको संचयी बारंबारता लिखनी है। क्या लिखनी होती है? संचयी बारंबारता, ध्यान रखेंगे। अब संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे ये देखेंगे। देखिए ये जो आयु वर्षों में है 12, 13, 14, 15 और 16, ये तो आप ठीक है लिख लेंगे आराम से। इसके बाद 12 वर्ष वाले कितने शिक्षार्थी हैं? 4 है, यही बारंबारता है। देखिए जो शिक्षार्थियों की संख्या यही बारंबारता है यहां पर, है ना। 13 वर्ष वाले कितने? 5। 14 वर्ष वाले कितने हैं? 4। 15 वर्ष वाले कितने हैं? 6। और देखिए 16 वर्ष वाले कितने हैं? 5। ये लिख दिया, ये बारंबारता है, इससे आप संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया है कई बार कैसे निकलता है। सबसे पहले वाली बारंबारता क्या है? 4, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए 4 को, फिर इसमें ये जोड़िए, 4 5 कितना हुआ? 9 हो गया। अब इस 9 में ये 4 जोड़िए, 9 4 कितना हुआ? 13। अब इस 13 में ये वाला 6 जोड़िए, 13 6 कितना हुआ? 19। 19 में ये जोड़िए, 19 5 कितना हुआ? 24। अब देखिए पहले भी 24 विद्यार्थी थे और इस जगह भी आपको 24 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये सही जोड़ा गया है, आपने सही ऐड किया है। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करेंगे? अब हमें क्योंकि मध्यिका बताना है, तो मध्यिका के लिए क्या होता है? मध्यिका बताने के लिए आपको एक सूत्र होता है n/2 पद, यानी क्योंकि n कितना है? n है 24 शिक्षार्थी हैं, ये आपको मालूम है। और 24 कैसी संख्या? सम। जब सम संख्या होती है तो फॉर्मूला मध्यिका का होता है n/2 पद प्लस, आप ये भी जानते हैं n/2, और यहां पर प्लस 1वां पद, और टोटल में /2, ये आपको मालूम है, बताया गया है। तो n का मान कितना? 24। अब 24 कहां मिलेगा? देखिए n की जगह आप 24 रखिए, यहाँ 24/2, बस n की जगह मैंने 24 रखा है, और यहां भी देखिए 24/2 रख देंगे, और प्लस में 1, और नीचे टोटल /2। तो आप देखिए 2 से 24 कटेगा 12, और यहां से कटेगा 12 दूना 24 प्लस 1 13। देखिए यहां तो आया 12वां पद, और प्लस यहां आया 13वां पद, है ना भाई। ये 12 बचा, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, और /2। अब आप सोचिए 12वां और 13वां पद ढूंढना है, ये कैसे ढूंढा जाए? तो इसके लिए अब ये जो आया है 12वां 13वां पद कैसे ढूंढा जाए, तो इसके लिए आप टेबल में जाएंगे और देखेंगे ये जो टेबल बनाई है इसमें कौन सा ऐसा पद है जो 12 और 13 पद के नजदीक है। संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आपको देखना है। संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आइए और इसमें ये देखिए कि 12वां पद और 13वां पद किस नंबर में मिलेगा। देखिए 9 तो छोटा है 12 और 13 से, लेकिन 13 देखिए क्या, 13 में 12 भी मिल जाएगा और 12 भी मिल जाएगा और 13 भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाला लाइन आप ऐसे समझ लेंगे कि ये वाली जो मध्यिका की लाइन है। अब इसमें आपको ये तो मिल गया, लेकिन जो उत्तर होगा वो कैसे आएगा? 12वां पद और 13वां पद, तो पद इधर है, पहले वाले कॉलम में जो लिखे होते हैं ये पद होते हैं।
तो आप देखिए यहां से 14, 12वां पद भी 14 मिलेगा और 13वां पद भी 14 ही मिलेगा। तो इसमें दोनों की जगह 12 की जगह 14 प्लस 14 दोनों की जगह रखेंगे भाई। 12वां पद भी देखिए 13 के अंतर्गत आता है और 13वां पद भी इस 13 में आ जाता है। इसका मतलब 14 प्लस 14 दो बार रखे, ऊपर क्या है 28, 28/2 कट के क्या आएगा 14। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, मध्यिका बराबर 14 आ गया। तो क्या किया गया, देखिए यहां तक तो आपको सूत्र पहले से याद है, बहुत अच्छे से आप मान रख लेंगे। देखिए अगर सम संख्या का प्रश्न आता है तो आपको करना ऐसे ही पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मान रख करके करना है। कहीं पर अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया है तो आप उसको ध्यान मत दें, आप ऐसे ढंग से करें। और ये सूत्र मैंने आपको कई बार सिखाया है, कई बार पढ़ाया है। ठीक है, आप इसको ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए फटाफट और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, करते रहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है व लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, तो बताइए कि 50 चक्करों में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ठीक है, आप ये बताइए अगर कोई रोलर है, रोलर सामान्यतया कैसे बना होता है, रोलर जो बना होता है वो ऐसे बना होता है, रोलर इस प्रकार से बना होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो इस बेलन के लिए आपको रोलर का व्यास का मतलब मान के चलिए ये वाला, और व्यास अगर दिया होता है तो हमको व्यास तो चाहिए नहीं होता, जैसा कि यहां पर इन्होंने व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर व्यास ना चल के हमको चाहिए त्रिज्या होता है व्यास का आधा, मतलब 70/2 कट के कितना आया 35 सेंटीमीटर आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखिए ये आपका 35 सेंटीमीटर आ गया, वह लंबाई 2 मीटर है। अब देखिए बेलन को, अब जैसे ये मार्कर बेलनाकार है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखते तो लंबाई कह सकते, इसी को ऐसे खड़ा करें मार्कर को तो ऊंचाई, यानी बेलन की लंबाई भी वही है ऊंचाई भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने दिया था बेलन की लंबाई 2 मीटर, इसका मतलब आप चाहे बेलन की उसको लंबाई बोले और चाहे उसको ऊंचाई बोले, एक ही बात है ना। तो मतलब ये एच आपको दिया ऊंचाई कितना 2 मीटर, ये दिया है मीटर में और ये सब आपके पास सेंटीमीटर में है, और आपको आंसर बताना है कितने वर्ग मीटर चलेगा। वर्ग मीटर बोल दिया इसने, इसका मतलब आपको सब मीटर में लेना। तो ये जो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या आई है, अब इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं इस फिगर को। देखिए ये 35 सेंटीमीटर जो त्रिज्या आई है, आप इसको 35 सेंटीमीटर को मीटर बना दीजिए बस, क्योंकि ये तो मीटर में है ही है। इसको मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग करेंगे ना, देखिए 35 को जब आप 100 से भाग करेंगे तो आएगा बस 0.2 अंक पे इधर लग जाएगा, तो 0.35 मीटर, ये मीटर बन गया आराम से भाई। 100 से जब भाग करते तो 0.2 अंक पे इधर लेफ्ट साइड में लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 0.35 मीटर इसकी त्रिज्या आ चुकी है और ऊंचाई है हमारे पास। और क्योंकि इसने कहा है कि 50 चक्करों में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, अब आप सोचिए अगर ये रोलर है तो अगर ये ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, तो इसका मतलब एक चक्कर का मतलब इसका वक्र पृष्ठ, एक चक्कर इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ, तो इसका मतलब रोलर का एक चक्कर बराबर इस रोलर का वक्र पृष्ठ, रोलर का ही वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ रोलर या बेलन का क्या होता है, वो होता है 2πRh, ये तो एक चक्कर है। तो आपको ऐसे कितने चक्कर में निकालना है, 50 चक्कर, है ना। तो 50 चक्करों में आपको बताना है कितने वर्ग, यानी क्षेत्रफल ही बताना है वक्र पृष्ठ। तो 50 से बस गुणा कर देंगे 2πRh, है ना, ये आप कार्य कर देंगे। तो देखिए आप एक चक्कर में भाई ये था, तो 50 चक्कर में 50 से गुणा हो गया, तो 50 गुणे 2, पाई की जगह अब 22/7 रख दीजिए। आर त्रिज्या कितनी आई थी, तो त्रिज्या आई थी 0.35 और गुणे एच कितना था, ऊंचाई 2 मीटर, तो इसको 2 रख दीजिए बस। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 से ये पूरा कट जाएगा, 7×5 = 35, तो ये 0.5 ही आ जाएगा, है ना भाई, दशमलव था ना, तो ये आ जाएगा। अब आपको केवल गुणा करना है, जैसे कि 50 दूना तो 100 हो जाएगा, ये वाला देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, गुणे ये वाला देखिए अगर 5 दूनी 10 करेंगे तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, फिर एक अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब वो 1 आ जाएगा। ये 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये वाला आपका 22 बचा रह गया और गुणे ये 1 आ गया, तो 1 से कोई मतलब नहीं, 22 ये है और 2 0 2200
2200 वर्ग मीटर रोलर को चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आंसर आपके सामने आ गया कि 2200 वर्ग मीटर रोलर कवर करेगा। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग फटाफट इसको करते जाएं, समझते जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। वैसे ये प्रश्न मैंने कराया हुआ है पहले भी, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों पहले कराया था, आपको अगर याद होगा, नहीं तो मैं फिर भी कराया दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 700 को ऐसे दो भागों में बांटना है। तो 700 को दो भाग में बांटना है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना एक भाग, उसका एक भाग जो हमको 700 को तोड़ना है, तो माना एक भाग उसका x है, और फिर मान लेते हैं कि भाई दूसरा भाग उसका y है। दो भाग हमने मान लिए, और इनको मिला करके कितना बनेगा, दोनों भाग अगर हमने माने हैं कि दो भाग में बांटना था, तो ये 700 को ही बांटा था, तो दोनों भाग मिलकर के 700 होंगे। पहला समीकरण यहीं से तैयार हो गया। दूसरे समीकरण में जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न ने क्या कहा है ध्यान से देखिए। प्रश्न ने जैसे बोला है वैसे ही करना आपको, बिल्कुल ध्यान से, समझदारी से। उसने कहा है एक भाग का 40%, तो एक भाग का यानी x का 40%, हम ऐसे लिख दे रहे हैं बिल्कुल। एक भाग क्या था आपका x का 40%, ये बराबर होगा किसके, दूसरे भाग के 60%। दूसरे भाग यानी y का 60%, इसके 60% से 80 ज्यादा, मतलब +80 से 80 अधिक। देखिए बोला गया ना, बस इतना लिखना। उसने कहा एक भाग का 40% बराबर है दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक, मतलब +80। बस इतना लिखना जैसा उसने बोला था। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, ये भी समीकरण बन जाएगा। प्रतिशत जब हटता है तो नीचे बटे में 100 आता है, ठीक, तो y और का की जगह गुणा आता है जहां जहां का हो। फिर देखिए 60 है, प्रतिशत हटेगा 100 आ जाएगा, और ये प्लस में 80। अब इसको जरा देखिए, ये कट गया, 1 1 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आप देख रहे हैं ये ऊपर 2 और x मिलके 2x हो जाएगा, और नीचे 5 बचा तो 5 लिखेंगे बराबर। यहां से देखिए 1 1 0 कटा, 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, 2 पंचे 10, ये 3y बटे 5, और ये प्लस में 80। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, x और y वालों को एक तरफ कर लेंगे भाई, 2x बटे 5 यही, इसको इधर लाएंगे, प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 80, इधर 80 बचेगा। अब दोनों का हर बराबर ही है 5, तो अब आप देख रहे हैं 2x माइनस 3y, ऊपर ऐसे लिख देंगे। x और y में कुछ घटेगा है नहीं, क्योंकि x और y अलग अलग पद होते हैं, इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, ऐसे ही लिख देंगे। अब अगर ये 2x में 3x होता, ऐसा कुछ होता तो वो जुड़ घट जाता, लेकिन x में y वाला अलग अलग नहीं जुड़ता, और बराबर इधर 80 था। अब ये बटे में 5 है, उस तरफ भेजेंगे, गुणे में हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 3y बराबर 8 पंचे उधर क्या हो जाएगा 40, 400। ये दूसरा समीकरण। अब आपके दो समीकरण बन गए हैं, बाकी चीजें मैं हटाऊंगा, केवल समीकरणों को रोकूंगा, बाकी सब हटा देंगे। आप चाहें तो ये वर्किंग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं हटाने जा रहा हूं, फिर यहां सॉल्व करा रहा हूं। इसको देखिए, आप ध्यान से सॉल्व कर सकते, इसको देखिए। चलिए, पिछली बार मैंने जब कराया था, अब मैं इसको हटा रहा हूं पहले। पिछली बार जब मैंने कराया था तो आपको शायद मैंने विलोपन विधि से कराया था। इस बार इस प्रश्न को मैं प्रतिस्थापन से करा देता हूं, क्योंकि कई लोग प्रतिस्थापन विधि मुझसे अलग से पूछ रहे थे, तो इसमें वो प्रतिस्थापन विधि अब यहां से सीखें। मान लीजिए ऐसे आपके पास समीकरण 2 है, और इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक। ये दो समीकरण बन गए, बस अब इनको सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे, आंसर वही हो जाएगा। अब देखिए मैं प्रतिस्थापन से करता हूं, तो प्रतिस्थापन में क्या करना होता है, किसी एक समीकरण से, तो मान लिया मैंने समीकरण 1 से, एक समीकरण से आपको क्या करना होता है, इसको पहले समझ लीजिए। प्रतिस्थापन विधि में होता यह है कि किसी एक समीकरण से आप x या y का मान निकालिए और दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, बस उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। अब देखिए मैं कैसे करूंगा, देखिएगा। जैसा कि पहला समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर 700 है। अब मैं यहां से मान लीजिए x का मान निकालता हूं, तो y उधर जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 700 इधर पहले से, ये प्लस y उधर माइनस y आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इस x के मान को, जो ये x का मान निकला है, इस x का मान हम दूसरे समीकरण में रख देंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला, इसलिए अब हम इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमने क्या लिखा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 400।
यहाँ पर x की जगह अब हम ये रख सकते हैं जो हमने निकाला 700 माइनस वाई। तो देखिए 2 गुणे x की जगह अब क्या रखेंगे 700 माइनस वाई। देखिए यहाँ पर हमने, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 गुणे x था, इस x की जगह हमने ये मान रख दिया जो हमने यहाँ से निकाला था। देखिए ठीक है, ये रख दिया। अब -3y बराबर 400। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे, y आ जाएगा। अब देखिए 7 दूनी, इसको 2 का इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा। आपको मालूम है गुणा दोनों में होता है ना। जब ब्रैकेट में 2 चीजें होती, बाहर कुछ गुणा होता है तो दोनों को गुणा करना पड़ता है। कैसे होगा, 7 दूनी 1400 माइनस 2 और y का 2y और ये माइनस का 3y इधर है, ये बराबर 400। अब देखिए 1400 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2y और 3y मिलके 5y हो जाएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। वैसे 2 नेगेटिव नंबर जब जुड़ते हैं 2 माइनस के तो आंसर माइनस ही रहता है। तो ये हो गया 400। अब संख्या एक तरफ, 1400 को उधर भेज देते हैं, इधर बचेगा -5y। 400 के साथ 1400 उधर माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर 1400 प्लस में था, तो -5y बराबर, देखिए यहाँ पर 1400 में से 400 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1000, क्योंकि वैसे प्लस माइनस माइनस होगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे और इसके आगे माइनस लगा बड़ी संख्या के आगे, तो ये आंसर भी माइनस का आएगा। दोनों तरफ के माइनस कट जाएंगे। y बराबर 1000 उधर है और 5 ये जो गुणे में इधर बटे में आ जाएगा। 5 दूनी 10, ये कट के आ गया 200। आपने देखा ये मान आ गया, y का मान आ गया 200। अब मैं y का मान किसी भी समीकरण में रख दूंगा तो x का मान आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पर हमारा क्या आया, x बराबर 700 माइनस है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, y का मान जो 200 आया है इसको ला करके यहां रख देते हैं। तो भाई 200 जैसे रखेंगे तो इधर x ही है, x बराबर 700 माइनस वाई था, 700 माइनस 200 आ जाएगा कितना 500। तो ये x बराबर 500 आ गया देखिए, और y बराबर 200। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है। मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से इसके पहले भी सिखाया है और यहां मैंने प्रतिस्थापन से सिखा दिया, वहां मैंने विलोपन विधि से सिखाया था, ठीक है। आंसर दोनों निकल के आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। और देखिए दोनों भाग का को जोड़ने पर 200 और 500 700 हो भी रहा है ना, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इस प्रश्न को ये 4 क्वेश्चंस आप सीख चुके हैं। चलिए मैं और क्वेश्चंस लेता हूं इस सन के यानी 2018 के, और उनको भी करते हैं। अब देखिए आपके सामने 3 प्रश्न और लिखे हैं जो इस 2018 में पूछे गए हैं। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन जो अब इस समय दिख रहा है उसमें बोला गया है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने 2017 का जो आपको सॉल्यूशन कराया है उसमें देखिए 2017 में भी यही प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया और मैंने उसको पूरा सॉल्व कराया। उसका उत्तर 1/12 आया था। यहाँ भी इसका उत्तर 1/12 आएगा। मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले ही वीडियो मैंने कराया है, तुरंत 2017 वाला आप लोग देख लीजिए लघु उत्तरी का, उसी में ये प्रश्न पूछा गया और 18 में रिपीट हो गया। तो प्रश्न ऐसे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर वैसे 1/12 आएगा, वो आपको मैंने बता दिया, प्रायिकता ही पूछा है तो 1/12 आप लिख सकते हैं। बाकी करना मैंने सिखाया, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपके सामने ये एक बना है जिसमें 28 सेंटीमीटर का वर्ग है। मान लेते हैं ये 28 सब तरफ है, ठीक है। ये 28 है वर्ग, और वर्ग में एक वृत्त बना है, ठीक है। वृत्त क्या कर रहा है, सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ये भी ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप जरा बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई गुणे r स्क्वायर, यही होता है। अब हम देखेंगे यहां पर हमारे पास पाई का मान तो पता है कि 22/7 हम रख देंगे, लेकिन ये त्रिज्या नहीं मालूम है, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, अब देखिए अगर ये 28 है भुजा, तो यहां भी बीच में मिलाएंगे तो ये 28 है तो ये भी 28 ही होगा पूरा। तो ये वृत्त का हुआ व्यास, बीचों बीच में अगर हम मिलाएं ये व्यास हुआ तो इसका मतलब त्रिज्या 14 और 14 हो जाएगी आधी, क्योंकि व्यास की त्रिज्या आधी होती है। तो यहां से आपने देखा r कितना आ गया 14, तो बस केवल अब इसकी जगह आप 14 रख दीजिए, r की जगह, ऊपर वर्ग है वर्ग कर दीजिए। अब तो आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएगा। 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आप देख रहे हैं 22 गुणे 14 दूना 28, ठीक है। 22 गुणे 28 आप कर लीजिए, 28 को 22 से आप गुणा कर लीजिए, 616। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसलिए, क्योंकि यहां पर सब कुछ सेंटीमीटर दिया था तो आप यहां पर क्षेत्रफल है इसलिए आप यहां रख देंगे सेंटीमीटर की घात 2 या फिर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि घात 2 को वर्ग कहते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा,
ठीक है, ऐसे प्रश्न अभी वैसे मैंने पिछले प्रैक्टिस सीरीज में कराया हुआ है, तो उसी टाइप का ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन। अब यहां से आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर 7 में तो एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका वृत्त है और इस वृत्त में एक आपका ऐसे ओ यहाँ पर केंद्र है और ये आपका ए दिया गया है और यहाँ पर आपका बी दिया गया है। यहाँ से कहीं यहाँ मिलाया गया है इसको सी, और इसको आप ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे नीचे कहीं मिलाया गया है, ये आपका डी लिखा गया है। यहाँ पर बनने वाला कोण 60 है, इस जगह पर बनने वाला कोण 60 है, इस जगह पर बनने वाला कोण 40 है, यही दिया गया ना। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कोण, तो कोण CAD तथा DBC बताओ। CAD कहाँ बन रहा है, देखिए CAD। अब देखिए CAD आप अगर देखते हैं तो C से चलेंगे A और फिर D, मतलब ऐसे देखिए C से चलेंगे A यहाँ आएगा, देखिए ऐसे देखिए चेक करिए पहले, यहाँ पर C से A और फिर इधर D की तरफ आगे जाएंगे। तो आप सोचिए ये पूरा वाला गैप बताना, जबकि ये आधा ऊपर का 60 दिया है, तो ये आपको पूरा यहाँ तक बताना है ये। ठीक है, ये CAD है। इसी तरीके से आपको DBC कहाँ बन रहा है, D से चलिए B और C ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा बताना है यहाँ तक। तो ये आपको कार्य करना है। अब देखते हैं अगर हम ये जो बाकी एंगल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये फाइंड कर ले, अगर यहाँ का ये वाला फाइंड कर ले और यहाँ का ये वाला फाइंड कर ले, तो दोनों को जोड़ देंगे भाई। 40 है, यहाँ ऊपर वाला आ जाएगा, 40 में जोड़ देंगे, 60 यहाँ वाला जोड़ देंगे, आराम से हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ भी वही नियम लग रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा बना कोण, व्यास ये है ना जो केंद्र से जाता है, व्यास जो कोण बनाता है कहीं भी किसी वृत्त में, वो हमेशा 90 बनता है। चाहे ऊपर बनाए चाहे ऐसे नीचे बनाए, वो हमेशा 90 बनेगा, चाहे जहां व्यास बनाएगा। तो व्यास अगर अर्धवृत्त में कोण बना रहा है ऊपर वाले अर्धवृत्त में, तो ये भी क्या होगा 90, और ये भी क्या बनेगा 90, है ना। तो आप यहां पर बोल देंगे कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, दोनों को एक साथ लिखे दे रहे हैं C और D। और यहाँ रीजन भी, कारण बता दीजिए कि भाई ये व्यास द्वारा बने कोण है, व्यास द्वारा बने कोण है। कहाँ बन रहे हैं, अर्धवृत्त में। ठीक है, तो ये 90 होते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए दो त्रिभुज है, एक बार त्रिभुज ऊपर वाला देखिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं ABC में, तो 3 कोण है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होगा। अब हम क्या करते हैं, जो ये कोण हमें निकालने हैं, ये वाले हम कुछ मान लेते हैं आराम से। जैसे नीचे वाला ये वाला कोण है, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं चलिए x मान लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ वाले कोण को मैं y मान लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए कोण A की जगह 60 था, अगर इस ऊपर वाले त्रिभुज में केवल ABC को देखिए भाई, ABC ऊपर वाला त्रिभुज, तो 60, 90 और y। 60 देखिए B की जगह y है, तो B की जगह मैं y लिख देता हूँ, और C की जगह 90 बराबर 180। यहाँ से देखिए 90 और 60 कितना होगा, 9 6 15, 150, और प्लस में ये y बराबर 180। y निकालेंगे, 150 उधर माइनस हो जाएगा, तो 180 में 150 माइनस होगा तो कितना आएगा 30। y की जगह तो आ गया ये 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, देखिए, ताकि नीचे वाले त्रिभुज में काम करेंगे। अब इसको हटा रहे हैं। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज, नीचे वाले त्रिभुज का नाम ABD। अब हम कहेंगे त्रिभुज ABD में, अब ABD में क्या होगा, कोण A, कोण B और कोण D, ABD। नीचे वाला त्रिभुज देखिएगा ये वाला, ठीक है, ये बराबर 180। इसमें A की जगह क्या है, x है, B की जगह क्या है 40 है, और इसमें D की जगह 90 है, बराबर 180। तो x प्लस 9 4 13 130, 9 4 13 जुड़ जाएगा ना, 130 बराबर 180। 130 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर 180 में 130 माइनस होगा, तो ये आएगा 50, है ना, 50 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहां से ये आंसर आ गया, x का मान आ गया 50। अब आपसे पूछा क्या था, अब दोनों मान आ गए ना। अब मैं इसको हटा देता हूं, आपसे जो पूछा था वो बात करते हैं। चलिए, अब सब डायग्राम में आपके सामने है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपसे पूछा था CAD, कोण CAD किन दो कोणों से मिलकर के बना है, देखिए CAD, इसमें 60 और x है,
60 है और प्लस ये x, तो 60 तो ऐसे ही रहेगा, x का मान आपने निकाला है 50 रख दीजिए, तो ये 6 5 11 110, ये आ गया आंसर, CAD आ गया। अब कोड अगला पूछा था DBC, DBC कहाँ बन रहा है देखिए, DBC इसमें दो कोड है 40 और y, तो इसमें 40 प्लस y को जोड़ना है, 40 और y आया कितना है 30, 40 30 कितना हुआ 70, ये 110 ये 70, बिल्कुल सही आंसर आपके निकले 110 और 70। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये इस प्रश्न का आंसर करना था। मुझे आशा है अब ये 2018 का प्रश्न पत्र भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए देखते हैं, अभी आपको एक और पार्ट में 2019 के लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएंगे, ताकि आपके नियम भी रिवाइज होते रहेंगे। देखिए इनमें आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं और आपको ये समझ बन रही कि हाँ कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे हमको करना है। तो आप लोग बस वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी आपको 2019 का भी आज के आज ही मिलने वाला है, तो आप सब अच्छे से तैयारी करिए, घबराइए नहीं, चिंता मत करिए। आप सबका एग्जाम बेहतर हो, अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।